गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आज के इस बायोलॉजी लेक्चर में। आज अपने काफी दिनों बाद मिल रहे हैं और आज का हमारा नया टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। अपने नया सिस्टम चालू करेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, पाचन। जिस स्टूडेंट्स ने मेरी सभी वीडियो को देखा उनको पता है, पहले हमने जनरल पढ़ा था बायोलॉजी क्या होती है, उसके बाद हमने उनका वर्गीकरण पढ़ा, उसके बाद हमने सेल का अध्ययन किया, सेल के बाद हमने टिश्यू पढ़ा और टिश्यू पढ़ने के बाद हमने आज हम स्टार्ट करेंगे सिस्टम, तंत्र स्टार्ट करेंगे। तंत्र के अंदर सबसे पहले हम तंत्र कौन सा स्टार्ट करने जा रहे हैं? पाचन तंत्र शुरू करेंगे। अब पाचन होता किसका है? सबसे पहले पता होना चाहिए पाचन होता किसका है। किसका होता है? भोजन का होता है, फूड का होता है। जो हम भोजन करते हैं उसका फूड पाचन होता है, ठीक है। अब भोजन के पाचन से हमें क्या फायदा है? इससे हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। जैसा कि आपको पता है ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में चेंज होती रहती है, ऊर्जा का रूपांतरण होता है, नई नष्ट होती है, नई उत्पन्न किया जा सकता है। तो उसी तरह क्या होता है, जो हमें भोजन से जो ऊर्जा मिलती है, जो हमें भोजन से ऊर्जा मिलती है वो कौन सी ऊर्जा होती है? रासायनिक ऊर्जा होती है, केमिकल एनर्जी होती है, रासायनिक ऊर्जा। और वो केमिकल ऊर्जा किसमें बदल जाती है? पेशीय ऊर्जा में बदल जाती है। किसमें बदल जाती है? पेशीय ऊर्जा में बदल जाती है। और जैसे ही पेशीय ऊर्जा में बदल जाती है तो हम जैसे काम करते हैं तो हमारे पेशियों का क्या लगता है? जोर लगता है, बल लगता है। और जैसे जैसे हम हमारी ऊर्जा खत्म होती जाती है, पेशीय ऊर्जा खत्म हो जाती है, तो हमें क्या लगती है? भूख लगती है। क्या लगती है? हमें भूख लगती है। और भूख लगने के दौरान अपने क्या करते हैं? भोजन करते हैं, ठीक है। ये तो होगी जो हम देखते हैं जनरली, लेकिन वास्तव में क्या है? वास्तव में हमें भोजन से ऊर्जा नहीं मिलती। वास्तव में हमें क्या है? भोजन से ऊर्जा नहीं मिलती। ऊर्जा किससे मिलती है? हमें ऊर्जा मिलती है श्वसन से। अब श्वसन से ऊर्जा कैसे मिलती है? हमारी प्रत्येक कोशिका के अंदर क्या पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? हमारी प्रत्येक सेल के अंदर क्या पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं और वो क्या करते हैं? रेस्पिरेशन के द्वारा, श्वसन के द्वारा हमें क्या देते हैं? ऊर्जा प्रदान करते हैं। समझ में आ रहा है? तो क्या है, ऊर्जा हमें भोजन से नहीं मिलती, ऊर्जा हमें किससे मिलती है? श्वसन से मिलती है। कैसे मिलती है? प्रत्येक कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया हमें ऊर्जा देगा उसके लिए जो आवश्यक कच्चा माल होता है ना, इसके लिए जो आवश्यक कच्चा माल है, कच्चा माल, जो कच्चा पदार्थ होता है वो कौन सा होता है? ग्लूकोज। क्या होता है? ग्लूकोज। सबसे सरलतम खाद्य पदार्थ कौन सा है? ग्लूकोज। सबसे सरलतम खाद्य पदार्थ, मैंने पहले भी आपको बताया था जब मैंने कार्बोहाइड्रेट पढ़ाया था, आपको मैंने बताया था सबसे सरलतम खाद्य पदार्थ कौन सा है? ग्लूकोज। हम कहते हैं ना तुरंत शक्तिदायक पदार्थ कौन सा होता है? ग्लूकोज। इसके पैकेट पर भी लिखा होता है तुरंत ऊर्जादायक, है ना, शक्तिदायक होता है। क्यों? उससे तुरंत ऊर्जा मिलती है हमें। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कच्चा माल है वो कौन सा होता है? ग्लूकोज होता है। और ग्लूकोज से हमें क्या मिलता है? श्वसन, यानी कि ग्लूकोज कच्चा माल है, उससे श्वसन के द्वारा हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। अब देखिए हमारा भोजन है वो बहुत जटिल है, बहुत जटिल है। और जटिल पदार्थों को सरल में बदलना, जटिल पदार्थों को सरल में बदलना ये क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। ये प्रोसेस क्या कहलाता है? प्रक्रम क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। तो आप पूरा सिस्टम समझ गए होंगे। जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में टूटना, विखंडन, वो क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। दरअसल वास्तव में पाचन एक विखंडन प्रक्रिया है, विखंडन प्रोसेस है। अब आपको पूरा प्रोसीजर समझ में आ गया होगा। हमें ऊर्जा मिलती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से। अब ग्लूकोज कहां से मिलेगा? जो हमने भोजन लिए वो जटिल है, उसको सरल में बदलना है तो हमें क्या मिलेगा? ग्लूकोज मिलेगा। ग्लूकोज से हमें क्या मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी। तो सरल, जटिल से सरल में बदलना ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। ये हमने आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या पढ़ेंगे? इस दौरान पाचन तंत्र के अंदर जो जो प्रोसीजर होता है हमें वो प्रोसीजर पढ़ना है, कौन कौन सा प्रोसीजर होता है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे चलते हैं। अपने, तो देखिए हमारा भोजन है वो बहुत जटिल है,
स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखिए पूरे पाचन तंत्र के दौरान कितनी प्रोसेस होती है, 5 स्टेप होते हैं। कितने स्टेप होते हैं, 5 स्टेप होते हैं। कौन कौन से स्टेप होते हैं वो देखिएगा। पूरे पाचन तंत्र के अंदर 5 स्टेप होते हैं। एक तो होता है अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण मतलब भोजन को अंदर लेना। उसके बाद मतलब पाचन, भोजन का पाचन। फिर होता है अवशोषण, और उसके बाद में क्या आता है, स्वांगीकरण। और लास्ट में जो अपशिष्ट पदार्थ बच जाता है, तो लास्ट वाला स्टेप क्या होता है, मल परित्याग। ठीक है, तो ये क्या होता है, पूरे 5 प्रोसीजर होते हैं पाचन तंत्र के अंदर। 1 नंबर क्या होता है, अंतर्ग्रहण। 2 नंबर क्या होता है, पाचन। 3 नंबर होता है अवशोषण। 4 नंबर होता है स्वांगीकरण, और 5 नंबर होता है मल परित्याग। अब अपने क्रम वाइज, ऑर्डर वाइज अपने 1 2 3 4 5 पांचों पार्ट को अपने अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अंतर्ग्रहण, बिल्कुल इजी। अंतर्ग्रहण मतलब भोजन को ग्रहण करना। भोजन कहां से ग्रहण करते हैं, मुख से ग्रहण करते हैं। भोजन को क्या कर लिया हमने, ग्रहण कर लिया। अब चलिए हम पाचन का बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, पाचन के बारे में अध्ययन करेंगे। अब 2 नंबर में क्या पढ़ रहे हैं, पाचन। तो चलिए शुरू करते हैं पाचन। अब पाचन जो हमारा पाचन तंत्र है, जो हमारा क्या पाचन तंत्र है, उसका जो मेन पार्ट है, जिनकी पाचन सिस्टम, हमारे शरीर का पाचन सिस्टम कौन सा है, आहार नाल। तो हम क्या पढ़ेंगे, आहार नाल की संरचना पढ़ेंगे अभी। जो हमारे शरीर का पाचन तंत्र है वो क्या कहलाता है, आहार नाल कहलाता है। क्या कहलाता है, आहार नाल कहलाता है। आहार नाल 8 से 10 मीटर लंबी होती है, और कुछ किताबों के अंदर 11 मीटर भी लिखी होती है। कितना लिखा होता है, 11 मीटर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा बहुत डाटा के अंदर चेंज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 8 से 10 मीटर लगभग होते हैं। ये लगभग सभी किताबों में ये सही लिखा हुआ है 8 से 10 मीटर, लेकिन कई जगह क्या लिखा हुआ है 11 मीटर। तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत डाटा चेंज है। अगर इसको फीट के अंदर लिखे तो कितना फीट होगा, 30 से 35 फीट हो सकता है। 30 से 35 फीट लंबी हमारी क्या होती है, आहार नाल होती है। अब पूरी आहार नाल कहां से लेकर, मुख से लेकर लास्ट एनस तक, गुदाद्वार तक जितना होता है उसे हम क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं। अब आहार नाल के अंदर क्या क्या होता है वो हमें सारा पढ़ना है। तो आहार नाल कहां से स्टार्ट होती है, हमें वो प्रोसीजर पढ़ना है। तो सबसे पहले मुख, हमने भोजन ग्रहण किया, मुख के अंदर क्या आता है, मुख गुहा। क्या आता है, मुख गुहा, जिसे हम क्या कहते हैं, बक्कल कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं, बक्कल कैविटी कहते हैं, या इसे हम क्या कहते हैं, ओरल कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं, ओरल कैविटी कहते हैं। समझ में आ रहा है आपको। मुख किसके, मुख के अंदर क्या होती है, मुख गुहा। ये अंदर वाला पार्ट ना, अंदर वाला, ये क्या है, मुख गुहा होती है। अब मुख गुहा को क्या कहते हैं, बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी कहते हैं। मुख गुहा यानी कि मुख के अंदर और क्या क्या होते हैं। तो मुख गुहा में हम 3 चीजों का अध्ययन करेंगे। किस किस का अध्ययन करेंगे, अपने किस किस चीज का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आता है टीथ, दांत। दूसरा आता है टोंग्यू, एक आता है दांत, एक आता है जीभ, और एक आता है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड, लार ग्रंथि। तो देखिए हम किस चीज का अध्ययन करेंगे। मुख के अंदर मुख गुहा के अंदर 3 पार्ट होते हैं, दांत, जीभ, और क्या होता है, लार ग्रंथि। सलाइवरी ग्लैंड, टोंग्यू, और क्या होता है, टीथ होता है। अब जो हमारी बक्कल कैविटी है, मुख गुहा, वो आगे किस में खुलती है, फेरिंक्स में खुलती है। किस में खुलती है, फेरिंक्स में। यहां से दिख रहा हूं, आगे किस में खुलती है, फेरिंक्स में, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रसनी कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रसनी कहते हैं। अब फेरिंक्स होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है। जो फेरिंक्स होता है, ये हमारे क्या फेरिंक्स है, यहां से लेकर यहां तक, ये इतना क्या फेरिंक्स है। फेरिंक्स क्या होते हैं, फेरिंक्स भोजन द्वार और श्वसन द्वार दोनों का क्या कॉमन पाथ है। क्या कॉमन पाथ है, इसे हम क्या कहते हैं, कॉमन पाथ। कॉमन पाथ, कॉमन पाथ किसे कहते हैं, जब 2 ही रास्तों का एक ही पाथ हो। तो देखिए ये कैसे होता है, ये देखते हैं, ये 2 पाथ है,
इसको मानते हैं ये श्वसन का ये भोजन द्वार है, ये भोजन का क्या पाथ है, भोजन पाथ है, और ये किसका है, श्वसन पाथ है। ठीक है, अब क्या होता है, भोजन जो करते हैं अपने, अब जरूरी तो ये भोजन सीधा इसी के अंदर जाए, हो सकता है वो श्वसन के अंदर भी चला जाए, ट्रेकिया के अंदर चला जाए ना। तो देखिए इसके अंदर सिस्टम होता है, इसके अंदर क्या होता है, सिस्टम होता है एक, क्या सिस्टम होता है, जो ये श्वास नली, इसे हम क्या मान लेते हैं, श्वास नली, ट्रेकिया। अब जैसे हम भोजन करेंगे, क्या करेंगे, भोजन करेंगे तो यहाँ पर घंटी लगी होती है, गांठी ढक्कन, क्या लगाता है, गांठी ढक्कन, इसे हम क्या कहते हैं, गांठी ढक्कन। इंग्लिश में कहते हैं तो क्या कहते हैं, एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस। अब देखिए जैसे ही हम भोजन करते हैं, जैसे हमने भोजन किया तो क्या होता है, जब ये एपिग्लोटिस है, गांठी ढक्कन है, वो क्या करता है, वो बंद कर देता है श्वसन पथ को, जिससे क्या होता है, वो भोजन उसके अंदर न जाके सीधा किसमें जाता है, ग्रास नाली के अंदर जाता है, इसोफेगस के अंदर जाता है, किसके अंदर जाता है, इसोफेगस के अंदर जाता है। तो आपसे पूछ ले भी श्वसन पाथ और भोजन पाथ दोनों का जो कॉमन पाथ है या क्रॉस पाथ है, वो क्या कहलाता है, ग्रसनी कहलाता है, फेरिंक्स कहलाता है। ये दोनों का कॉमन पाथ है। जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, श्वसन तंत्र, तब भी हम फेरिंक्स का अध्ययन करेंगे, और अब हम पाचन तंत्र पढ़ेंगे तब भी इसका फेरिंक्स का अध्ययन करेंगे। दोनों क्या कॉमन पाथ है। तो एक बार मैं फिर रिवाइज कर देता हूँ। पाचन तंत्र, हमारे शरीर का मेन पाचन तंत्र क्या कहलाता है, आहार नाल कहलाता है। आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर होती है, कई जगह किताबों में 11 मीटर लिखा हुआ है, 30 से 35 फीट होता है। अब शुरू करते हैं, आहार नाल कहां से शुरू होती है, मुख से शुरू होती है। मुख के अंदर क्या होती है, मुख गुहा होती है, मुख गुहा यानी कि बक्कल कैविटी, ओरल कैविटी। ओरल कैविटी के अंदर क्या होता है, टीथ, टोंग्यू, स्लेवरी ग्लैंड, इनके दांत होते हैं, जीभ होते हैं और लार ग्रंथियां पाई है। फिर आगे मुख गुहा किसमें खुलती है, ग्रसनी, फेरिंक्स में खुलती है, जो क्या होता है, फूड और एयर यानी कि श्वसन और भोजन दोनों का कॉमन पाथ होता है। इसे हम क्रॉसिंग पाथ भी कहते, क्रॉस हो रहा है दोनों का, तो क्रॉसिंग पाथ भी कह सकते हैं। और इसके अंदर एक ढक्कन लगाता है जिसे हम गांठी ढक्कन कहते हैं, एपिग्लोटिस कहते हैं, जो क्या करता है, भोजन को श्वास नली के अंदर, ट्रेकिया के अंदर जाने से रोकता है। ये इतना आपको समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं अपने। अब जो फेरिंग्स है, फेरिंग्स किसके अंदर खुलेंगे, फेरिंग्स ग्रसनी होती है, किसमें खुलती है, ग्रास नली के अंदर खुलती है। इसोफेगस कहते हैं इसको, ग्रेस्का भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्रेस्का भी कहते हैं। ठीक है, जो ग्रसनी है, फेरिंग्स है, वो किसमें खुलेगी, ग्रास नली के अंदर, ग्रास नली, इसी को हम ग्रसिका कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्रेस्का, और इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसोफेगस, इसोफेगस कहते हैं। अब जो ग्रास नली होती है, जो ग्रसिका होती है, वो आगे किसमें खुलती है, अमाशय के अंदर, किसके अंदर खुलती है, अमाशय के अंदर सतना खुलती है। हमारा अमाशय किस शेप का होता है, जे शेप का होता है। कैसा होता है, जे शेप, जे आकार का होता है। कैसा होता है, जे आकार का होता है। हम अभी वो सीधा डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, एक बार सीधा पढ़ रहे हैं अपने, और आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ग्रास नली क्या होती है, उसके अंदर क्या कुछ पाया जाता है, अमाशय के अंदर क्या कुछ होता है, एक बार हम सीधा पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम डिटेल से पढ़ेंगे। अमाशय के अंदर 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कार्डिक, पाइलोरिक और फंडिक, ये 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कार्डिक, पाइलोरिक, फंडिक भाग होते हैं। कहने का मतलब जो ग्रास नली होती है वो कार्डिक में खुलती है, किसमें खुलती है, कार्डिक में खुलती है। और अब फंडिक भाग वो किसमें खुलता है, छोटी आंत में, किसमें खुलेगा,
मैं ऐसे क्यों बना रहा हूं, छोटी आंत। और छोटे आंत के अंदर भी 3 भाग होते हैं, अमाशय के अंदर कितने भाग थे, 3 भाग, और छोटी आंत में कितने कितने भाग होंगे, 3 भाग होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। अब इसके अंदर कितने पार्ट हो गए, 3 पार्ट हो गए। 3 पार्ट कौन कौन से हैं इसके अंदर, 3 पार्ट कौन से हैं इसके अंदर, 1 नंबर आएगा ड्यूटोनियम, ड्यूटोनियम जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रहणी कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्रहणी कहते हैं। ये होती है 6.5 मीटर लंबी होती है छोटी आंत। 2 नंबर आता है जेजुनम, जेजुनम, और 3 नंबर आता है इलियम। 3 नंबर क्या आता है, इलियम आता है। छोटी आंत कितने मीटर लंबी होती है, 6.5 मीटर लंबी होती है। इसके 3 भाग होते हैं, एक ड्यूटोनियम होता है जिसे हम ग्रहणी कहते हैं, और दूसरा जेजुनम होता है, तीसरा इलियम होता है। सर्वाधिक पाचन, पूरे पाचन तंत्र में सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में सर्वाधिक पाचन होता है, सर्वाधिक अवशोषण होता है। तो आपसे पूछ लिया जाए भाई हमारा पाचक, सर्वाधिक पाचक अवशोषक अंग कौन सा है, तो कौन सा है, छोटी आंत है। सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है, ड्यूटोनियम में होता है। कहाँ होता है, ड्यूटोनियम में। यहाँ तो होता है सर्वाधिक पाचन, और सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है, इलियम में होता है। इलियम में क्या होता है, अवशोषण होता है। और छोटी आंत के अंदर क्या होता है, सूक्ष्म विलाई पाए जाते हैं, रसांकुर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, रसांकुर पाए जाते हैं। सूक्ष्म विलाई में यहाँ लिख देता हूँ, विलाई पाए जाते हैं, सूक्ष्म विलाई यानी कि सूक्ष्म रसांकुर पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। जिससे क्या होता है, जो आवश्यक आवश्यक जो शोषक पदार्थ होते हैं, पोषक पदार्थ उनको क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। और जैसे ही अवशोषित कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, पाचन हो जाता है, अवशोषण हो जाता है। और सर्वाधिक विलाई किसमें पाए जाते हैं, इलियम में पाए जाते हैं। इसलिए सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है, इलियम में होता है। और यहाँ क्या होता है, सर्वाधिक पाचन ड्यूटोनियम में। तो कुल मिलाकर लास्ट अपने ये बात कह सकते हैं कि छोटी आंत के अंदर सर्वाधिक पाचन होता है और सर्वाधिक अवशोषण होता है। अब आपसे छोटी आंत के अंदर ही पूछ ले तो आपने क्या बताना है, सबसे ज्यादा पाचन ड्यूटोनियम में होता है और सर्वाधिक अवशोषण किस में होता है, इलियम में होता है। स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे पढ़ते हैं अभी। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपने। अब इसके आगे क्या बोलेगा, छोटी आंत बड़ी आंत में खुलती है। जो ड्यूटोनियम में होता है वो यू शेप होता है। कैसा होता है, यू शेप होता है। अब देखिए यू शेप होता है, ये कई बार ऐसे भी होता है ना, तो हम इसे यू शेप भी कह सकते हैं और सी शेप भी कह सकते हैं, दोनों ही शेप कह सकते हैं अपने। ठीक है, अब आगे छोटी आंत है वो किसमें खुलती है, बड़ी आंत में खुलती है। किसमें खुलती है, बड़ी आंत में। ये छोटी आंत है, छोटी आंत किसमें खुलेगी, बड़ी आंत में खुलेगी। और बड़ी आंत के कितने भाग होते हैं, इसके भी 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। इसकी लंबाई कितनी होती है, 1.5 मीटर लंबाई होती है। 3 भाग कौन कौन से होते हैं, सीकम, कोलन और रेक्टम। सीकम के अंदर क्या पाए जाते हैं, सहजीवी जीवाणु पाए जाते हैं, सिम्बायोसिस बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, सिम्बायोसिस बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। रेक्टम यानी कि मलाशय, जहां क्या होता है, मलाशय के अंदर क्या होता है, जहां पाचन के दौरान जो बचे हुए अपशिष्ट पदार्थ है वो सारे कहां जमा होते हैं, मलाशय में जमा होते हैं। और मलाशय कहां खुलता है, एनस के अंदर खुलता है, गुदा द्वार के अंदर खुलता है। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा आहार नाल। कहां से स्टार्ट होता है, मुख से स्टार्ट होता है, गुदा द्वार में खुलता है और पूरा पाचन तंत्र हमें यहीं पढ़ना है। इसी के अंदर सात सिस्टम होगा। सर्वाधिक पाचन कहां होता है, छोटी आंत में होता है। ये पूरा प्रोसीजर हो गया। ठीक है, अब एक बार अपने रिवाइज कर लेते हैं, दोबारा से फिर रिवाइज कर लेते हैं। देखिए आहार नाल होती है वो
8 से 10 मीटर लंबी होती है। आहार नाल कहां से स्टार्ट होती है? मुख से स्टार्ट होती है। सबसे पहले मुख होता है, मुख मुख गुहा में खुलता है। मुख गुहा के अंदर जीभ, दांत और क्या होते हैं? लाल ग्रंथियां पाई जाती है। फिर खुलता है फेरिंग्स में, जो मुख गुहा तो वहां खुलती है ग्रसनी के अंदर। फेरिंग्स, फेरिंग्स क्या होता है? श्वसन और भोजन का कोमल पात्र होता है, ठीक। और इसके अंदर एक ढक्कन पाया जाता है जिसे हम कहते हैं घंटी ढक्कन कहते हैं, जो भोजन को श्वसन पथ में जाने से रोकता है। जो फेरिंग्स होता है वो आगे ग्रासनाल, ग्रासनाल हमारी यहां तक होती है। ये ग्रासनाल हमारी, ग्रासनाल के अंदर क्या होता है? भोजन जाता है। फिर ग्रासनाल से कहां जाता है? अमाशय के अंदर। अमाशय हमारा क्या होता है? जे शेप होता है। कैसा होता है? जे शेप होता है। उसके अंदर 3 भाग होते हैं, कार्डियक, पाइलोरिक और फंडिक भाग होता है। तो जो हमारी आहार नाल है वो किसमें खुलती है? कार्डियक में खुलती है। और लास्ट में कौन सा पार्ट आता है? फंडिक भाग। फंडिक किसमें खुलता है? फंडिक भाग खुलता है हमारा छोटी आंत के अंदर। छोटी आंत की कौन सी में खुलता है? डुडुनम में, जिसे हम ग्रहणी कहते हैं। डुडुनम किस में खुलता है? जेजुनम में। जेजुनम किस में खुलता है? आगे इलियम के अंदर। छोटी आंत की लंबाई होती है 6.5 मीटर और सर्वाधिक पाचन भी इसी में होता है, सर्वाधिक अवशोषण भी इसमें होता है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? सर्वाधिक पाचक और अवशोषक कौन सा होता है? छोटी आंत होता है। अब सर्वाधिक अवशोषण क्यों होता है? इसके अंदर सूक्ष्म रसांकुर पाए जाते हैं। क्या पाते हैं? विलाई पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं? पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं, जिससे सर्वाधिक अवशोषण होता है। सर्वाधिक पाचन छोटी आंत के कौन से भाग में होता है? डुडेनम में होता है। और सर्वाधिक अवशोषण किस में होता है? इलियम के अंदर होता है। इलियम किस में खुलता है? बड़ी आंत के अंदर खुलता है। बड़ी आंत में फिर 3 भाग होते हैं, सिक्कम, कोलन और रेक्टम। इसकी लंबाई 1.5 मीटर होती है। सिक्कम के अंदर सहजीवी जीवाणु पाए जाते हैं। रेक्टम मलाशय जहां पर अपशिष्ट पदार्थ एकत्रित रहते हैं। और रेक्टम कहां होता है? एनस गुदा द्वार में खुलता है। तो ये हो गया हमारी आहार नाल का सिस्टम हो गया। अब हमें क्या पढ़ना है? हम क्रम वाइज एक एक करके पढ़ेंगे। मुख आपको पता है, मुख का पता होता है आप सभी को। अब मुख गुहा के अंदर में क्या पढ़ना है? सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? दांतों के बारे में पढ़ेंगे, टीथ पढ़ेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतनी देर। अब हम पढ़ेंगे दांतों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? दांतों के बारे में पढ़ेंगे। ओरल कैविटी, ओरल कैविटी का मतलब क्या होता है? मुख गुहा। इसे हम क्या कहते हैं? बक्कल कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? बक्कल कैविटी कहते हैं। इसके हम अंदर हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? टीथ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? टीथ, दांत पढ़ेंगे, ठीक। हमारे दांत कैसे होते हैं? गर्द दंती होते हैं। कैसे होते हैं? गर्द दंती होते हैं। द्विबार दंती होते हैं। द्विबार दंती होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं? गर्ददंती होते हैं, द्विबादंती होते हैं। गर्ददंती मतलब हमारे दांत क्या होते हैं? ये देखो अंदर मसूड़ों के अंदर क्या धसे हुए पाए जाते हैं ना। हमारे दांत होते हैं जो अंदर, देखो आप ध्यान से देखोगे तो अंदर क्या मसूड़ों के अंदर धसे हुए पाए जाते हैं। इसे हम इसे क्या कहते हैं? गर्ददंती कहते हैं। फिर आता है द्विबारदंती। हमारे दांत कैसे? द्विबारदंती मतलब कि हमारे दांत 2 बार आते हैं। जो वयस्क होता है उसके अंदर कितने दांत पाए जाते हैं? 32 दांत पाए जाते हैं। ऊपरी जबड़ा, निचली जबड़ा कितने होते हैं? टोटल 16 होते हैं। जोड़ियां कितनी हो गई? 8 जोड़ी ऊपर, 8 जोड़ी नीचे हो गई। टोटल कितने दांत हो गए? 32 हो गए। तो 32 के अंदर 20 दांत ऐसे होते हैं जो 2 बार आते हैं। 20 दांत कैसे होते हैं? जो 2 बार आते हैं। इसलिए हम क्या कहते हैं? द्विबारदंती कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विबारदंती कहते हैं। अब जो टीथ होता है, दांत, दांत का जो अधारीय भाग होता है, जो अधारीय भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं? डेंटिन कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंटिन कहते हैं। अधारीय भाग डेंटिन कहलाता है। जो कैसा होता है? पीले रंग का होता है। कैसा होता है? पीले रंग का होता है। अब देखिए जो हमारे दांत बड़े होते हैं ना, जो हमारे दांत का जो अधारीय भाग अंदर की तरफ है, वो उसका अधारीय भाग क्या कहलाता है? डेंटिन कहलाता है। डेंटिन कैसा होता है? पीले रंग का होता है।
हमारे दांत किसके बने होते हैं? कैल्शियम और फॉस्फोरस से मिलकर बने होते हैं। तो इससे कंपाउंड कौन सा बनेगा? कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट। तो हमारे दांत किसके बने होते हैं? कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं। ठीक है, एक बार फिर देखिए, हमारे दांत का दाढ़ी भाग डेंटिन कहलाता है, जो पीला होता है। अब पीले के ऊपर क्या होता है? एक सफेद रंग का कवर चढ़ा होता है। क्या होता है? एक सफेद रंग का कवर चढ़ा होता है। दांतों के ऊपर सफेद रंग का कवर चढ़ा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? इनेमल कहते हैं। क्या कहते हैं? इनेमल कहते हैं। ठीक है, इनेमल कहते हैं। हमारे शरीर का सर्वोत्तम कठोरतम भाग, मजबूत भाग कौन सा होता है? इनेमल होता है। इनेमल किससे बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। तो पीला रंग का जो हमारा धारिया भाग होता है, उसके ऊपर सफेद रंग का कवर चढ़ा होता है, इनेमल। ठीक है, सबसे शरीर का कठोर भाग कौन सा होता है? इनेमल होता है। अब हम पढ़ते हैं आगे, जो फ्लोरोसिस होता है। फ्लोराइड की मात्रा, जल के अंदर फ्लोराइड की मात्रा होती है। तो अगर फ्लोरोसिस की अधिकता हो जाए, फ्लोरोसिस की अधिकता हो जाए, तो क्या होता है? हमारे दांत क्या होते हैं? झड़ने, पीले रंग के हो जाते हैं। क्या होते हैं? पीले रंग में हो जाते हैं। अपने पढ़ते हैं फ्लोरोसिस की कमी अधिकता हम पढ़ेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। ठीक है, अब देखिए, जो गर्भतंत्र है उसको क्या कहते हैं? थिकोडोन कहते हैं। क्या कहते हैं? थिकोडोन कहते हैं। द्विबाधंती को बाई फायोडोन कहते हैं। एक और होता है, हमारी दांतों की विशेषता होती है विषम दंती। क्या होता है? विषम दंती। इसे कहते हैं हिटेरोडोंट कहते हैं। क्या कहते हैं? हिटेरोडोंट कहते हैं। विषम दंती का मतलब ये होता है, हमारे दांत सारे अलग अलग हैं। हमारे दांत क्या सारे अलग अलग? कैसे? मोलर, पलिंग मोलर, केनाइन, इंसाइजर, चार टाइप के दांत पाए जाते हैं ना। तो चारों अलग अलग हो गए, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? विषम दंती। तो आपसे पूछ लिया जाए हमारे दांत कैसे होते हैं? विषम दंती होते हैं, गर्भदंती होते हैं और द्विबाधंती। ये हमारी तीन विशेषताएं हैं। अगार ये भाग आपको पता चल गया, डेंटिन कहलाता है। डेंटिन के ऊपर इनेमल कवर चढ़ा होता है। इनेमल सबसे कठोरतम भाग होता है। अब क्या होता है, आगे चलते हैं हमने, जब हमारे पानी के अंदर फ्लोराइड की मात्रा बढ़ जाती है, किसकी मात्रा बढ़ जाती है? फ्लोराइड की मात्रा बढ़ जाती है, तो कौन सा रोग होता है? फ्लोरोसिस रोग होता है। कौन सा रोग होता है? फ्लोरोसिस रोग होता है। जब हमारे पानी के अंदर, जो पीने का पानी होता है ना, उसके अंदर फ्लोराइड की क्या हो जाए? अधिकता हो जाए, तो कौन सा रोग होता है? फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस का मतलब होता है दांतों का पीलापन। नीचे दांत कैसे हो जाते हैं? पीलापन लिए हुए रहते हैं। फिर देखो, ये तो फ्लोराइड की अधिकता, अगर फ्लोराइड की कमी हो जाए तो कौन सा रोग होता है? दंत क्षय, यानी कि दांत क्या होता है? इनेमल झड़ने लग जाता है। क्या होता है? इनेमल होता है जो हमारा, वो झड़ने लग जाता है और दंत क्षय हो जाता है। ठीक है, और फिर आता है, अगर पीएच है, वाटर की पीएच है, वो 5 से कम हो जाए, 5 से क्या हो जाए? कम हो जाए, या 5.2 या 5 से कम हो जाए, तो क्या होता है? दांतों के अंदर सड़न पैदा होती है। क्या होती है? दांतों के अंदर सड़न पैदा होती है। क्या पैदा होती है? सड़न पैदा होती है, यानी कि सड़ने लग जाते हैं। और विटामिन सी की कमी से क्या होता है? मसूड़ों से खून आने लग जाता है। तो ये मुख्य रोगों की बात होगी। फ्लोराइड की अधिकता से फ्लोरोसिस रोग, यानी कि दांतों का पीलापन। कमी से क्या होता है? दंत क्षय रोग होता है, यानी कि दांतों में नुकसान होने लगता है, विघटन होने लग जाता है, टूटने लग जाते हैं। और पीएच, अगर वाटर की पीएच, पानी की पीएच 5 या 5.2 से कम हो, तो दांत के अंदर क्या होता है? सड़न पैदा हो जाती है। और विटामिन सी की कमी से तो आपको पता है मसूड़ों के अंदर क्या आने लग जाता है? खून आने लग जाता है। अब हम पढ़ेंगे हमारे दांतों की व्यवस्था पढ़ेंगे हम, और उसका दंत सूत्र पढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।
ठीक है। अब हमारे जो वयस्क के अंदर होते हैं, कितने दांत होते हैं वयस्क के अंदर? वयस्क के अंदर कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। किशोर के अंदर कितने दांत होते हैं? 28 दांत होते हैं। जब बच्चा होता है, बच्चे के अंदर कितने दांत होते हैं? 20 दांत होते हैं। ठीक है, 20 दांत होते हैं। ये 20 दांत वो 20 दांत है जो 2 बार आते हैं, जो 2 बार आते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? या तो कहते हैं दूध के दांत, दूध के दांत, या फिर क्या कहते हैं? अस्थायी दांत कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्थायी दांत। ठीक है, दूध के दांत या अस्थायी दांत। जो 20 दांत होते हैं वो 2 बार आते हैं, एक बार झड़ जाएंगे फिर दोबारा फिर आएंगे। और 12 दांत ऐसे होते हैं, 12 दांत ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक बार ही आते हैं, ओनली फॉर एक बार ही आते हैं, एक बार ही। ठीक है, तो आपने क्या देखा? वैसे के अंदर 32 दांत होते हैं टोटल, 16 ऊपर 16 नीचे, 8 जोड़ी ऊपर 8 जोड़ी नीचे। किशोर के अंदर 28 दांत होते हैं, 4 कम होते हैं, आपको अभी बताएंगे कौन से कम होते हैं। बच्चे के अंदर 20 दांत पाए जाते हैं जो कि 2 बार आते हैं, ये दूध के दांत होते हैं, अस्थायी दांत कहते हैं इसको। 12 दांत एक ही बार आते हैं और इन्हें क्या कहते हैं? स्थायी दांत कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें हम स्थायी दांत कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थायी दांत कहते हैं। हमारे जो दांत होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। हमारे जो दांत होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है इंसाइजर, केनाइन, मोलर, प्रीमोलर। इंसाइजर का मतलब कर्तनक, केनाइन मतलब रदनक, मोलर मतलब चवर्णक, प्रीमोलर मतलब अगर चवर्णक। अब हम क्या पढ़ेंगे? इसकी व्यवस्था पढ़ेंगे, हमारे दांतों की व्यवस्था क्या है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब देखिए हम व्यवस्था पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? व्यवस्था पढ़ेंगे दांतों की। एक नंबर आता है इंसाइजर, 2 नंबर आता है केनाइन, 3 नंबर होता है मोलर, 4 नंबर होता है प्रीमोलर। इससे हम आई से डिनोट करते हैं, इसको हम सी से करते हैं, मोलर, प्रीमोलर। हिंदी में इसको कहते हैं कर्तनक, कर्तनक, रदनक, और ये हो गया चवर्णक, ये हो गया अगर चवर्णक। ठीक है, कर्तनक का काम होता है काटना, रदनक का मतलब होता है चीरना और फाड़ना, और जो ये दोनों होते हैं दांत, चवर्णक और अगर चवर्णक, इन दोनों का काम क्या होता है? चबाना। क्या काम होता है? चबाना। ठीक है, ये होते हैं 4 जोड़ी, 4 जोड़ी मीन्स 8 दांत। टोटल कितने हो गए? 8 दांत। ये होते हैं 2 जोड़ी, मीन्स कितने हो गए? 4 दांत। एक जोड़ी के अंदर कितने होते हैं? 2, तो 2 दूनी 4। और ये कितने होते हैं? चवर्णक। ये भी कितने होते हैं? 4 जोड़ी होते हैं। कितने होते हैं? 4 जोड़ी होते हैं। टोटल कितने दांत हो गए? 8 दांत हो गए। फिर आता है अगर चवर्णक, ये होते हैं 6 जोड़ी, 6 जोड़ी मतलब 12 दांत। तो देखिए 12, 8, 20 और 4, 24 और 8, 32 दांत हो गए। 4 और 2, 6 और 4, 10 और 16 जोड़ी हो गए। 16 जोड़ी ऊपर 16 जोड़ी नीचे। कितने हो गए? 16 जोड़ी नहीं, 8 जोड़ी ऊपर 8 जोड़ी नीचे, टोटल 16 जोड़ी, और 16 जोड़ी 32 दांत हो गए। तो अब देखिए 4 प्रकार के दांत, कर्तनक, रदनक, चवर्णक, अगर चवर्णक। कर्तनक का काम होता है काटना, 4 जोड़ी होते हैं, 8 दांत। ये कौन से होते हैं? ये आगे वाले, ये आगे वाले 4 दांत होते हैं। ये क्या होते हैं? कर्तनक। रदनक कौन सा होता है? ये साइड में तिक्के से निकले, ये क्या होते हैं? रदनक होते हैं। ये किसका सूचक है?
जो मांसाहारी प्राणी होते हैं, चीरना फाड़ना, मांस को चीरना फाड़ना। आप देखते हैं मांसाहारी के अंदर, कुत्ते के अंदर आप देखते हो, शेर के अंदर देखते हो 2 दांत बाहर निकले होते हैं। तो हमारे अंदर क्या है, मानव की प्रवृत्ति कैसी है, कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी कैसी है, मांसाहारी है। तो हमारे शरीर के अंदर, हमारे दांतों के अंदर क्या पाए जाते हैं, 2 जोड़ी दांत कैसे पाए जाते हैं, रत्नक पाए जाते हैं, जो ये दर्शाते हैं कि हम मांसाहारी प्रवृत्ति के, हम मांस भी खा सकते हैं और शाकाहारी भी, यानी कि मांसाहारी शाकाहारी दोनों ही है। तो आपसे पूछा जाए भी हमारे शरीर के अंदर मांसाहारी का क्या द्योतक है, क्या सूचक है, तो कौन सी दांत है, केनाइन। या केनाइन किसको दर्शाते हैं, मांसाहारी को। समझ में आ गया। चवर्णक इसके पीछे, और लास्ट क्या था, अगर चलो ये लास्ट वाले होते हैं जो, समझ में आ रहा है आपको, ठीक। अब ये आप उतारो, अब हम क्या पढ़ेंगे, दंत सूत्र पढ़ेंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब हम क्या पढ़ेंगे, इसका फॉर्मूला पढ़ेंगे। बिल्कुल इजी है फॉर्मूला बनाना। पहले मैं इंसाइजर लिखता हूं, फिर केनाइन, फिर मोलर, फिर परिमोलर। ये है ऊपरी जबड़ा, ये आएगा निचला जबड़ा। ये कितने जोड़ी होती है, 2 जोड़ी, 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी ऊपर होगी, 2 जोड़ी ये नीचे होगी, 1 जोड़ी ये नीचे होगी, 2 जोड़ी ये ऊपर होगी। मैंने अभी आपको क्या बताया था, टोटल इंसाइजर कितने होते हैं, 4 जोड़ी, 2 ऊपर 2 नीचे। केनाइन 2 जोड़ी, 1 जोड़ी ऊपर 1 जोड़ी नीचे। मोलर 4 जोड़ी होते हैं, 2 ऊपर 2 नीचे। परिमोलर कितने होते हैं, 6 जोड़ी होते हैं, 3 ऊपर 3 नीचे हो गए। तो कितने हो गए, 8 जोड़ी ऊपर 8 जोड़ी नीचे, 16 जोड़ी। टोटल दांत कितने हो गए, 32 हो गए। अब आपको ध्यान रखना है, ये जोड़ियां हैं, क्या है, ये जोड़ी है, ये आपको ध्यान रखना है। ये मैं किसकी बात कर रहा हूं, जोड़ी की बात कर रहा हूं। अब वयस्क मनुष्य के दंत सूत्र क्या होता है, देखो इसी से लिखेंगे 2123 बटा में 2123। अब चूंकि ये क्या जोड़ी में, इसलिए मैं इसको किससे गुणा करूंगा, 2 से। और टोटल कितने दांत हो गए, 32 दांत हो गए। ये इंसाइजर, ये कैनाइन, ये मोलर और ये परिमोलर। ठीक है, ये क्या हो गया, इंसाइजर, केनाइन, मोलर, परिमोलर हो गया। समझ में आ गया। चवर्णक, और अगर चवर्णक आ गया, ठीक है, ये क्या हो गया, मोलर, परिमोलर हो गया। अब सॉरी, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, जहां जहां मैंने परिमोलर लिखा है वहां आपने आपने मोलर करना है, और मोलर की जगह क्या परिमोलर करना है। मिस्टेक हो गई है, आपने क्या करना है, जहां मोलर लिखा है वहां परिमोलर करना है, जहां परिमोलर लिखा है वहां मोलर करना है। सिर्फ इतना ही चेंज करना आपने, ठीक है। यहां पर क्या आएगा, मोलर, यहां पर क्या आएगा, परिमोलर आएगा। कुछ भी नहीं करना आपको, ज्यादा मिस्टेक नहीं हुआ, बस चवर्णक और अगर चवर्णक दोनों क्या चेंज हुए, ज्यादा चेंज नहीं हुआ। तो मोलर की क्या करते हैं, परिमोलर, और परिमोलर की क्या मोलर कर देना है। इसके ट्रिक है याद करने की, IC प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, ये क्या इसकी ट्रिक है। IC मैंने देखा, PM मोदी, इनकी नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो ये ट्रिक है याद करने की। तो ये हो गया वयस्क के अंदर, किसके अंदर हो गया, वयस्क के अंदर। अब हमें ये पूछा जाए किशोर का दंत सूत्र कितना होता है, किशोर का, ध्यान देना, अब समझने वाली बात है। मैंने बताया किशोर के अंदर 28 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं, 28 दांत होते हैं। तो कम कौन से होते हैं, कम होते हैं मोलर के। कौन से कम होते हैं, मोलर के, 1 जोड़ी कम होते हैं मोलर की। तो 1 जोड़ी ऊपर से कम है, 1 जोड़ी नीचे से कम है। तो इसका दंत सूत्र लिखते हैं 2122 बटा में 2122, ICPM मोदी, ठीक है। ये 2, अब कितने हो गए, 1 जोड़ी कम हुआ है, और टोटल दांत कितने हो गए, 28 दांत हो गए। अब आता है बच्चे की बात आती है, बच्चे के अंदर कितना होगा, बच्चे के अंदर ये तो कम होते हैं मोलर, तो 1 जोड़ी कम होगा, लेकिन ये परिमोलर भी क्या होते हैं, कम होते हैं। तो क्या आएगा, 2102 बटा में 2102 इंटू 2, तो कितने दांत हो गए, 20 दांत हो गए। कितने दांत हो गए, 20 दांत। जो हमने 20 दांत लिखे हैं, ये ऐसे दांत हैं जो 2 बार आते हैं, और ये क्या कहते हैं, दूध के दांत कहते हैं। जो हमने 12 छोटे हैं, 4 तो परिमोलर
और एक जोड़ी प्रीमोलर। तो 3 3 6, 6 दूनी 12, 12 जोड़ी क्या होते हैं जो 2 बार दांत, एक बार ही दांत होते हैं, सॉरी। तो ये हो गया किशोर का, ये हो गया बच्चे के दांत हो गए, समझा गया। अब देखिए, अब हम इससे कोई पूछे तो विजिटम टूथ, अक्कल दाढ़ कौन सी होती है, अक्कल दाढ़ आपसे पूछ ले, अक्कल दाढ़, अक्कल दाढ़ कौन सी होती है, अक्कल दाढ़ कौन सी होती है, तो कौन सी होती है, जो लास्ट वाला मोलर होता है ना, जो हमारे यहाँ लास्ट वाला मोलर होता है, इस ऊपर वाले जबड़े में, नीचे वाले जबड़े में लास्ट वाला जो दांत होते हैं, मोलर होते हैं 2 जोड़ी, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली, वो क्या होती है, अक्कल जाट होती है, जो वयस्क के अंदर आती है, किशोर के अंदर नहीं आती। तो पहले 20 दांत, फिर 28 दांत, और फिर कितने आते हैं, 32 दांत आते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप ये समझ में आया होगा, वयस्क, किशोर और बच्चे का दंश तो समझ में आ गया होगा। आपको ध्यान रखना है, जो मैंने मिस्टेक है वो सही कर लेना। मोलर की जगह क्या लिखा है मैंने, प्रीमोलर, यहाँ क्या आएगा, मोलर आएगा, ये आप सही कर लेना और ये ध्यान रखना। अब हमें नेक्स्ट क्या पढ़ना है, हम जीव के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, जीव के बारे में पढ़ेंगे। तो जिस भी बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज कमेंट करके बताएं, अदरवाइज वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी को पता चल सके। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।